अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियो लेक्चर रूम। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप आई वाज नॉट वेल, लेकिन आज से हम रेगुलर लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे और अपनी रेगुलर स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम तक इंशाल्लाह आपका कोर्स कवर हो जाएगा। कोर्स के हवाले से आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है इमेज कैरेक्टरिस्टिक पे। लेकिन इमेज कैरेक्टरिस्टिक से पहले हमने 2-3 टॉपिक छोड़ दिए हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो सब सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक में हम आज पढ़ेंगे इमेज मैट्रिक्स के बारे में, एंड द सेकेंड वन हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम सीटी नंबर। ठीक है, या हाउसफील्ड नंबर जिसे हम कहते हैं। इमेज मैट्रिक्स में हम ऑनवर्ड पढ़ेंगे पिक्सल के बारे में, वॉक्सल के बारे में एंड FOV के बारे में। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इमेज मैट्रिक्स हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सीटी में। ठीक है, जो इमेज मैट्रिक्स होता है ना हमारे पास, हम मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। पहले जो हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम 1971 में सीटी आया, तो सीटी में हमारे पास क्या यूज़ होता था, 80/80 हमारे पास क्या मैट्रिक्स साइज यूज़ होता था। मतलब कि 80 हमारे पास रोज होते थे, 80 कॉलम्स होते थे 1971 में, जब हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट था। आपके बुक में एक जो है वर्ड गिवन है ओरिजिनल EMI फॉर्मेट। ठीक है, EMI ये जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल म्यूज़िकल प्राइवेट कंपनी थी जिसने 1971 में फॉर द फर्स्ट टाइम सीटी जो थी वो रिप्रेजेंट करवाई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होता था कि मैट्रिक्स साइज हमारे पास 80/80 यूज़ होता था। आजकल हम यूज़ करते हैं 512 मल्टीप्लाई बाय 512। ठीक है, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि पहले कौन सा मैट्रिक्स साइज होता था, फिर बाद में कौन सा यूज़ होने लगा। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स सिर्फ हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक इमेज है, ये जो डिस्प्ले हो गया, लेकिन इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं ना कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स में है हमारे पास चूँकि सीटी है ना, तो सीटी हमारे पास 3D इमेज हमारे पास वो प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, तो हम जो है ना 3 एक्सिस अगर ले लें, X Y Z, तो एक्स प्लेन पे हमारे पास विड्थ ऑफ द स्लाइस आएगा, विड्थ ऑफ स्लाइस। यही मैट्रिक्स हमारे पास स्लाइस फॉर्म करता है ना, तो एक्स पे हमारे पास विड्थ ऑफ द स्लाइस, वाई पे हमारे पास क्या होता है, हाइट ऑफ द स्लाइस। बट जो Z होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास थिकनेस को शो करता है। किस चीज़ की थिकनेस ऑफ स्लाइस। और हमने पढ़ा था कि जो ये Z है ना, ये हमारे पास, जो आपको अगर याद हो इससे पहले हमने पढ़ा था Z एक्सिस रेजोल्यूशन। ठीक है, तो Z जो है ना, ये हमारे पास बॉडी का एक्सिस भी है। फॉर एग्जांपल ये आप स्लाइस ले लो, ये एक स्लाइस ले लो, सेकंड, एंड इस तरह आप जाओ तो स्लाइस हमारे पास बनते हैं। ये स्लाइस की जो थिकनेस है ना, ये हमारे पास असल में क्या है, Z एक्सिस है। और ये Z एक्सिस बॉडी के अलोंग भी होता है, जो पेशेंट बॉडी होती है ना उसके अलोंग भी हमारे पास Z एक्सिस होता है। ठीक है, तो Z हमारे पास थिकनेस ऑफ द स्लाइस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब पिक्सल हम किसे कहते हैं, जब हम इसी X को मल्टीप्लाई करते हैं विद द Y। विड्थ ऑफ द स्लाइड एंड हाइट ऑफ द स्लाइस जो है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कंबाइन करते हैं, इससे हमारे पास पिक्सल बनता है। ठीक है, पिक्सल को हम पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं, पिक्चर एलिमेंट। और ये हमारे पास 2D रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम 2D रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो सिर्फ पिक्सल को ही कंसिडर करते हैं इन सीटी। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इसी X के साथ Y के साथ Z भी मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास वोक्सल बन जाता है। वोक्सल को हम वॉल्यूम एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी इमेज को 3D में देखना चाहते हैं, ठीक है,
किसी भी बॉडी के एटेन्यूएशन प्रोफाइल को 3D में व्यू करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कह उसको हम किस चीज़ में लेते हैं, वोक्सेल में। फिर हम उसको जो है वो लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक में वोक्सेल का फॉर्मूला भी गिवन है। वोक्सेल साइज जो मिलीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम है ना तो इसको मिलीमीटर क्यूब में लिया गया है। पिक्सल साइज मल्टीप्लाई बाय स्लाइस थिकनेस, ये वही बात हो गई ना। पिक्सल साइज क्या है, पिक्सल साइज x एंड y है और थिकनेस हमारे पास क्या है, थिकनेस z है। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास क्या आ जाता है, वोक्सेल साइज आ जाता है, वोक्सेल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो होप सो आपको तो पिक्सल और वोक्सेल की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब तीसरी चीज जो हम इसमें पढ़ते हैं ना वो है हमारे पास FOV, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू हम असल में कहते हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट टू बी स्कैन, वो रीजन बॉडी का जिसको हम स्कैन करना चाहते हैं, जिसकी हमने सीटी, जिस रीजन की हमने सीटी करवाई है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू या रीजन ऑफ इंटरेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो FOV है ना ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। आपकी बुक में एक फॉर्मूला गिवन है, बस उसी से आप सारी MCQs कवर कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है जो है पिक्सल साइज FOV डिवाइड बाय मैट्रिक्स साइज। अब पहले तो इसमें ये याद रखें ना कि जब हम FOV, ये देखें ये वाला, जब हम FOV कांस्टेंट रखते हैं मतलब चेंज नहीं करते, चाहे हमारे पास जो है मैट्रिक्स साइज चेंज होता रहे। ठीक है, मतलब रोज एंड कॉलम इंक्रीज डिक्रीज होते रहे, लेकिन FOV वो जो एरिया है ना जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे पास वही रहेगा। एरिया हम चेंज नहीं करेंगे, ना उसको ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे। ठीक है, जब FOV हमारे पास कांस्टेंट होता है तो पिक्सल साइज जब हम इंक्रीज करेंगे ना, पिक्सल साइज किस तरह इंक्रीज करेंगे, पिक्सल साइज हम इस तरह इंक्रीज, दो तरीकों से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हम जो मैट्रिक्स साइज है ना, मैट्रिक्स साइज इसको हम कम कर सकते हैं तो जो पिक्सल साइज है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड द सेकेंड वन हम जूम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इस एरिया को जूम करेंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, पिक्सल साइज इंक्रीज हो जाएगा, मैट्रिक्स साइज डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में हमारे पास क्या होगा, इन सब के बीच में हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन कंप्रोमाइज होगी, इफेक्ट होगी। क्यों इफेक्ट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पिक्सल साइज होता है ना, पिक्सल साइज ये हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड है टू द स्पेशल रेजोल्यूशन। जितना पिक्सल साइज इंक्रीज करोगे उतना हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन कंप्रोमाइज होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था FOV का रिलेशन विद द पिक्सल साइज एंड मैट्रिक्स साइज। ठीक है, तो जब भी हम FOV को कांस्टेंट रखते हैं तो पिक्सल साइज एंड मैट्रिक्स साइज हमारे पास इन्वर्स रिलेशन में होता है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन हमारे पास हमेशा जो है वो डिक्रीज होती है। दूसरा जो हमारे पास है ना, अगर हम मैट्रिक्स साइज को कांस्टेंट रखें, मैट्रिक्स साइज को हम अगर कांस्टेंट रखें मतलब उसमें हमारे पास जो रोज है और जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसको हम फॉर एग्जांपल 512 मल्टीप्लाई बाय 512 है, अब इसको हम चेंज नहीं करते। लेकिन अगर हम FOV इंक्रीज करते हैं, ठीक है, FOV हम किस तरह इंक्रीज करेंगे, मतलब कि हम वो एरिया इंक्रीज करते हैं जिस एरिया को हमने स्कैन करना है ना, वो एरिया फॉर एग्जांपल हमने इंक्रीज कर ली। अब 512 मल्टीप्लाई 512 है मैट्रिक्स साइज, लेकिन हमने एरिया को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर था, हमने 30 सेंटीमीटर एरिया ले लिया, तो हमारे पास क्या होता है, पिक्सल साइज इस तरह भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो FOV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द मैट्रिक्स साइज, टू द पिक्सल साइज जब हमारे पास मैट्रिक्स साइज कांस्टेंट होता है। और ये चीज़ें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपने MCQs के लिए ये रिलेशंस याद रखने हैं। आपको सिनेरियोज दी जाएंगे कि इतना मैट्रिक्स साइज है, FOV हमने इतना इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या कौन सी जो है वो कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सेकंड अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है CT नंबर। अगर हम CT नंबर पे आ जाए ना तो इसको हम हाउंसफील्ड यूनिट B कहते हैं।
ठीक है। जो हमारे पास सीटी नंबर है ना, सीटी नंबर से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो डिटेक्टर पे हमारे पास आ जाता है ना, डिटेक्टर, हमने सीटी ले ली, एक्सरे ले लिया, अब हमारे पास जो डिटेक्टर एरे है ना, इस पे हमारे पास क्या आ जाता है, एटेन्यूएशन प्रोफाइल। हमेशा डिटेक्टर पे दो चीज़ें होंगी, एक जो डेटा आ गया है इसको हम रॉ डेटा कहते हैं, ठीक है। डिटेक्टर पे जो डेटा हमारे पास प्लॉट हो गया है, स्टोर हो गया है, अब इसको हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा कहते हैं। एंड सेकंड, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन प्रोफाइल। मतलब ये पेशेंट की एटेन्यूएशन प्रोफाइल है। पेशेंट की फॉर एग्जांपल ये एब्डोमिनल रीजन है, पेशेंट की हमने डिफरेंट रीजन से क्या की, सीटी ले ली, डिफरेंट एंगल से, सही है। अब हर एक जो है हर एक एरिया का अपना एटेन्यूएशन होगा, अपनी एटेन्यूएशन परसेंटेज होगी, ठीक है। वो एटेन्यूएशन प्रोफाइल कहाँ पे आ गया, डिटेक्टर पे आ गया। अब डिटेक्टर पे तो इसने नहीं रहना ना, डिटेक्टर से इसने क्या, हमने डिटेक्टर से इसको प्लॉट करना है ऑन द इमेज डिस्प्ले, इमेज डिस्प्ले, या जो हमने अभी पढ़ा मैट्रिक्स, हमने इसको मैट्रिक्स पे क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास, हम पहले पढ़ते हैं कि एटेन्यूएशन प्रोफाइल हमारे पास किस तरह डिस्प्ले होती है, जो है वो कलेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसकी हमने ले ली सीटी, ठीक है, जिसकी हमने प्रोफाइल ले ली। अब बॉडी में यहाँ पे क्या है, बोन है, मसल भी है, इधर आप लिख दें, बोन है, मसल है, एयर है, ब्लड है, आप इसमें वाटर भी ले सकते हैं, वाटर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इस एरिया को हमने स्कैन कर लिया। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एटेन्यूएशन प्रोफाइल होता है ना, एटेन्यूएशन कि मतलब बॉडी से हमारे पास कितनी एक्सरेज एब्जॉर्ब हुई हैं, कितनी स्कैटर हुई हैं, या कितनी ट्रांसमिट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन कहते हैं ना, ठीक है। तो कुछ बॉडीज इस तरह होती हैं जिससे हमारे पास एटेन्यूएशन सबसे ज़्यादा होता है, एटेन्यूएशन का परसेंटेज उसका सबसे ज़्यादा होता है, और किसी का परसेंटेज ऑफ एटेन्यूएशन सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे कम एक्सरेज जो है वहाँ से एब्जॉर्ब हुई होती हैं, एटेन्यूएट हुई होती हैं, या ट्रांसमिशन उनकी ज़्यादा हुई होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप जिनकी एटेन्यूएशन ज़्यादा है ना, आप कंसिडर कर ले बोन, बोन की एटेन्यूएशन बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और एयर को आप कंसिडर कर ले, या लंग्स को कंसिडर कर ले, उनकी एटेन्यूएशन सबसे कम होती है। तो अब अगर इस ग्राफ को हम ड्रा करें तो सबसे हाईएस्ट ग्राफ हमारे पास यहाँ पे आता है इन द एयर, ठीक है। एयर में हमारे पास सबसे ज़्यादा एटेन्यूएशन होती है। अब यहाँ पे जिससे एटेन्यूएशन सबसे ज़्यादा होती है वो इमेज हमारे पास को क्या जो है वो नज़र आएगा, वो हमारे पास नज़र आता है रेडियो ओपेक या वाइट, और जो जिससे एटेन्यूएशन कम होती है वहाँ पे हमारे पास जो इमेज नज़र आता है वो हमारे पास रेडियोल्यूसेंट या ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। अब यहाँ पे वाइट इमेज हमारे पास दिख गई, और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक जो है वो इमेज जो है आ गई, ठीक है। लेकिन इनके बीच में हमारे पास होती है शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है। इनके बीच में हमारे पास क्या होती है, शेड्स ऑफ ग्रे होती हैं। शेड्स ऑफ ग्रे का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे कलर्स ग्रे ही होंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा डार्क होती है, कुछ कम डार्क होती है, ठीक है। वो तो बॉडी के एटेन्यूएशन पे हमारे पास डिपेंड कर रही है। लेकिन ये जो शेड्स ऑफ ग्रे होता है ना, इसके साथ अब सीटी क्या करता है, ये एटेन्यूएशन प्रोफाइल है बॉडी का, ठीक है सारा। अब इसके साथ क्या करता है, इन एटेन्यूएशन प्रोफाइल्स के साथ या शेड्स ऑफ ग्रे जो हमारे पास आता है, सीटी इन शेड्स ऑफ ग्रे को प्लॉट करता है ऑन द मैट्रिक्स, ठीक है। जो मैट्रिक्स हमने इससे पहले बना दिया 512 मल्टीप्लाई बाय 512, इस पे हमारे पास सीटी क्या करता है, प्लॉट करता है इन द फॉर्म ऑफ सीटी नंबर, ठीक है। हर एक शेड ऑफ ग्रे को, फॉर एग्जांपल एक शेड ऑफ ग्रे है, सेकंड शेड ऑफ ग्रे है, इसको अलग सी सीटी नंबर देगा,
और इसको अलग से सीटी नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी बिना पे हमारे पास क्या होता है, ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं इन सीटी। ठीक है, इसीलिए तो सीटी का जो है ना ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कम से कम डेंसिटी का डिफरेंस भी होना। फॉर एग्जांपल दो ऑर्गन्स हैं एक साथ पड़े हैं, इनका डेंसिटी डिफरेंस भी कम है, लेकिन कोई पैथोलॉजी वगैरह है, इसको हम किस तरह डायग्नोस करेंगे। ठीक है, हम इसको मिस डायग्नोस भी कर सकते हैं, बट इन सीटी क्या होता है, मिस डायग्नोस नहीं होता। क्योंकि ड्यू टू सीटी नंबर, इसको अलग सीटी नंबर मिलता है, इसको अलग सीटी नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 0.1 सीटी नंबर, 0.3 सीटी नंबर, 1 भी आता है, अप टू 1000 आ सकते हैं, प्लस 1000 माइनस 1000 तक आ सकते हैं। ठीक है, तो सीटी हमारे पास क्या करता है कि यही शेड्स ऑफ ग्रे जो है वो हमारे पास प्लॉट होती हैं ऑन द मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सीटी नंबर। हर एक एटेन्यूएशन का अपना सीटी नंबर होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो अब आते हैं सीटी नंबर के डेफिनेशन पे। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। जो सीटी नंबर होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है सीटी नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो हमारे पास डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, अब एटेन्यूएशन कोफिशिएंट हमारे पास किसको कहते हैं, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट कहते हैं अमाउंट ऑफ एक्सरे एब्जॉर्ब स्कैटर और ट्रांसमिट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एक्सरे एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसमिट होती है या स्कैटर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है बॉडी का जो है, एक एनाटॉमी है, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें मसल्स। ठीक है, अब एक्सरे यहाँ से गुजरी है तो एटेन्यूएशन कहते हैं, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट कहते हैं कि कितनी एक्सरेज यहाँ से ट्रांसमिट हुई है, कितनी स्कैटर हुई है और कितनी इस मसल में एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, अब ये जो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है ना, ये हमारे पास डिपेंड कर रही है ऑन द बॉडी एनाटॉमी। डिपेंड कर रही है किस चीज़ पे, बॉडी के एनाटॉमी पे। बॉडी के एनाटॉमी में हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट लिया है ना वो जगह, तो उस पर हमारे पास आ जाता है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हमने मसल लिया है तो मसल का एटॉमिक नंबर एंड डेंसिटी। ठीक है, वो कितनी है, एटॉमिक नंबर एंड डेंसिटी के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, एक्सरेज एब्जॉर्ब होती है, स्कैटर होती है एंड ट्रांसमिट होती है। ठीक है, सीटी नंबर जो होता है ना, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल मीन के 0 भी हमारे पास हो सकता है। तो चले पढ़ते हैं इनके रेंजेस के बारे में। अगर सीटी नंबर को आप देखें तो सीटी नंबर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके लिए होगा, पॉजिटिव जिसका एटेन्यूएशन सबसे ज़्यादा है बॉडी में। ठीक है, जिसका परसेंटेज ऑफ एटेन्यूएशन सबसे ज़्यादा है, जिस टिश्यू से हमारे पास एक्सरेज की एटेन्यूएशन सबसे ज़्यादा होती है, वो कौन है, हमारे पास है बोन। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास उसका सीटी नंबर, बोन का सीटी नंबर जो है ना, ये हमारे पास +3000 तक हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास सीटी नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। किसका नेगेटिव होगा, जिनका एटेन्यूएशन हमारे पास सबसे कम होती है बॉडी में। ठीक है, और वो किसकी होती है, एयर की। ठीक है, तो एयर की जो सीटी नंबर है ना, वो -3000 में जो है वो जा सकती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास सीटी नंबर जो है वो 0 भी होता है। ठीक है, 0 हमारे पास किसका होता है, 0 हमारे पास हम स्टैंडर्ड लेते हैं वाटर का। ठीक है, तो वाटर हम स्टैंडर्ड लेते हैं कि हमारे पास जो वाटर है उसका सीटी नंबर 0 है। ठीक है, इस वाटर के साथ फिर हम डिफरेंट टिश्यूज़ की एटेन्यूएशन प्रोफाइल्स या सीटी नंबर को जो है ना हम वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखें ना, तो आपकी बुक में एक टेबल गिवन है,
ये वाला, उसमें देखें कि जो डेंस बॉन्ड होता है ना उसका सीटी नंबर 3000 है और इसका हमारे पास प्लस सीटी नंबर है पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर देखें एयर को, एयर हमारे पास माइनस में है, ठीक है, और वाटर को अगर देखें तो 0 पे है, ठीक है। तो अब अगर आपको सिनेरियो दी जाए कि एक जो है वो एक स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसको डिटेक्ट किया गया है, उसका सीटी नंबर माइनस में है, तो हमारे पास वो क्या हो सकता है, तो वो फेट, लंग या एयर में से कुछ हो सकता है, ठीक है। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में है तो फिर पॉजिटिव में भी आपने देखना है कि अगर 50 के नज़दीक उसका नंबर आ रहा है, अगर 45 के नज़दीक आ रहा है, तो वो कौन से जो है वो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कौन सी टिश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। अब सीटी का फॉर्मूला गिवन है आपकी बुक में, सीटी नंबर इज इक्वल टू के म्यू टी माइनस म्यू डब्ल्यू डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू, ठीक है। जो म्यू टी है ना हमारे पास, ये किसी भी टिश्यू का एटेन्युएशन नंबर है, एटेन्युएशन प्रोफाइल है, ठीक है, किसी भी टिश्यू का। टिश्यू में आपके पास मैंने आपको दिखा दिया, बोन भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, मसल्स भी हो सकते हैं, फेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हमारे पास हो सकता है, कोई भी टिश्यू, ठीक है। और ये हमारे पास है वाटर, जो कि हम लेते हैं 0, ठीक है। स्टैंडर्ड हम हमेशा लेते हैं क्या, 0। अब ये के जो है ना, के हमारे पास अगर हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास 0 पॉइंट्स में जो है वो वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन के हमारे पास एक ऐसा स्केल फैक्टर है, जो कि हमारे पास इसी फ्रैक्शन को हमारे पास एक्चुअल नंबर में जो है वो कन्वर्ट करता है, एक्चुअल नंबर में, एक्चुअल हाउस फील्ड यूनिट में हमारे पास कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या, के जो है हमारे पास, ठीक है। अब चले फाइंड करते हैं सीटी बोन के लिए भी और एयर के लिए भी, कि हमारे पास बोन के लिए प्लस थाउजेंड्स में किस तरह आता है और एयर के लिए जो है वो माइनस 1000 में किस तरह आता है। फॉर एग्जांपल आप इधर कंसिडर कर ले बोन एंड इधर कर ले एयर, तो फॉर्मूला लिखे सी टी इज इक्वल टू के म्यू टी की जगह हम बी लिख देंगे बोन, एंड इधर हम लिख देंगे वाटर के लिए, ठीक है। इस तरह हम लिख देंगे के एयर के लिए, इधर हम लिख देंगे एयर के लिए, ठीक है। अब जो है ना बोन हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास एटेन्युएशन कोफिशिएंट फॉर बोन है ना, ये हमारे पास डबल होती है एज कंपेयर टू द वाटर। जितनी वाटर की एटेन्युएशन कोफिशिएंट है ना म्यू है, ठीक है, तो उसका जो है ना हम कहते हैं कि वो कम है और बोन का डबल इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे अगर आप पुट कर लो, सी टी इज इक्वल टू के तो इससे आ जाता है हमारे पास, अगर अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 1, ठीक है। सी टी इज इक्वल टू के, ठीक है, और के हम कंसिडर करते हैं फॉर बोन +1 पर प्लस थाउजेंड्स में, ठीक है, 3000 तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सी टी आ जाता है फॉर द बोन, सी टी नंबर, ठीक है। अब अगर एयर को आप देखें तो एयर के लिए हम जो एटेन्युएशन कोफिशिएंट है ना एयर के लिए, उसको हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं, क्योंकि एटेन्युएशन 0 होती है ना वहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब अगर इसमें आप ये पुट कर ले तो यहाँ पे हमारे पास इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो -1 आ जाता है, ठीक है। तो सी टी इज इक्वल टू -k, ठीक है। तो -k मतलब -3000 तक या 1000 हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाती है एयर के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास बोन एंड एयर, और वाटर का हमारे पास हमेशा क्या होता है, सी टी नंबर हमारे पास 0 होता है,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये आपने हमेशा याद रखनी है। इनके नज़दीक वैल्यूज़ अगर आ गए माइनस में तो आपने कंसिडर करना है कि कोई जो है ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका जो है CT हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाली वैल्यूज़, ये वाली टिश्यूज़ जो है हो सकते हैं, जैसे लंग्स हो गया या दूसरे फेट्स वगैरह एसोसिएटेड टिश्यूज़ हो गए। ठीक है, अगर बोन के साथ आ गए तो मसल्स हो सकते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ब्लड हो सकता है, इस तरह। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं CT नंबर का। CT नंबर का तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंस है कि पहले हमारे पास 30 शेड्स हम लेते थे, सही है, सिर्फ हम 30 शेड्स को ही स्टडी कर सकते थे। ये हमारे पास ब्लैक एरिया, ये वाइट एरिया, इनके दरमियान हम सिर्फ 30 शेड्स ही स्टडी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन CT ने क्या किया, CT हमारे पास थाउजेंड्स में शेड्स स्टडी करता है, थाउजेंड्स में हमारे पास डिफरेंट शेड्स देता है ड्यू टू CT नंबर। सही है, इसी CT नंबर के हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है कि इसकी वजह से हमारे पास शेड्स बढ़ गए। ठीक है, तो हम अब डिफरेंट जो है ना उसके दरमियान डिटेक्शन सही से कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेंसिटी वाइज अगर वो सेम है तो इनका, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला ऑर्गन है, ये वाला ऑर्गन है, इनको CT अलग से नंबर देगा, इनको अलग से नंबर देगा, तो उनके दरमियान हमारे पास जो है वो डिटेक्शन अच्छे से हो सकती है। सही है, सेकंड नंबर यही है हमारे पास कि हमारे पास जो सेम डेंसिटीज़ की टिश्यूज़ हैं उसके दरमियान हम पैथोलॉजी को जो है अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है ना, ये हमारे पास इम्प्रूव है। स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बोथ हमारे पास क्या है, इम्प्रूव हो गई ड्यू टू दिस CT नंबर। ठीक है, होप सो आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। CT नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आपने इस चीज़ को जो है मेरे लेक्चर के बाद अपनी बुक से ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी है। आपकी बुक की ही चीज़ें मैंने इधर जो है वो आपको एक्सप्लेन करके दी हैं। ठीक है, जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इमेज रिकंस्ट्रक्शन एंड मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन पे इंशाल्लाह। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।